बच्चों, हम बात कर रहे हैं वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की, और वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की तकनीकों में हमने तुलनात्मक वित्तीय विवरण के बारे में बात की थी। तुलनात्मक वित्तीय विवरण में मुख्यतः दो विवरण बनाए जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी तुलनात्मक आय विवरण या तुलनात्मक लाभ हानि विवरण कैसे बनाया जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुलनात्मक वित्तीय विवरण के अंतर्गत ही तुलनात्मक स्थिति विवरण या तुलनात्मक चिट्ठा किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं तुलनात्मक स्थिति विवरण या तुलनात्मक चिट्ठा। जैसा कि आप जानते हैं, तुलनात्मक आय विवरण में भी आपने देखा कि 2 वर्षों के या 2 से अधिक वर्षों के आंकड़े आपको दिए जाएंगे, जिसमें एक वर्ष को आधार वर्ष मानकर आपको बाकी वर्षों से उसकी तुलना करनी है और वृद्धि या कमी को ज्ञात करना है, और फिर उन वृद्धि या कमी का जो मूल्य निकल कर आता है उसका आपको आधार वर्ष के मूल्यों पर प्रतिशत निकालना है। सेम वही काम आपको चिट्ठे में भी करना होगा जो आपने आय विवरण में किया है। यहां पर आपको 2 या 2 से अधिक वर्षों के मूल्य दिए जाएंगे, उससे आपको आधार वर्ष के आधार पर पहले आपको परिवर्तन ज्ञात करना है जिसे हम निरपेक्ष माप कहेंगे, और उसके बाद उन निरपेक्ष माप यानी कि वृद्धि या कमी का आधार वर्ष के मूल्यों के आधार पर प्रतिशत ज्ञात कर आपको उनका तुलनात्मक अध्ययन करना है, और यह सब कुछ करने के बाद आपका तुलनात्मक स्थिति विवरण तैयार हो जाएगा। इस तरह के विश्लेषण को क्षैतिज विश्लेषण कहा जाता है, यह हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी। आइए बात करते हैं तुलनात्मक चिट्ठा एक संस्था की 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए, 2 वर्षों से कम के आंकड़े नहीं होने चाहिए, वरना तुलनात्मक वित्तीय विवरण या तुलनात्मक चिट्ठा तैयार नहीं कर पाएंगे। तिथियों की संपत्तियों, दायित्वों, पूंजी में आधार वर्ष के आधार पर हुए परिवर्तनों की निरपेक्ष अंकों में वृद्धि या कमी निकाली जाती है, और फिर उसे प्रतिशत के रूप में या अनुपात के रूप में मापन किया जाता है। यह चिट्ठे का किस तरह का विश्लेषण है? क्षैतिज विश्लेषण है। क्षैतिज मतलब इस तरीके से आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, ऐसे करेंगे तो लंबवत विश्लेषण है, और यूं करेंगे तो क्षैतिज विश्लेषण है। इसको बनाने के लिए भी 5 कॉलम बनाए जाएंगे। पहले कॉलम की अगर मैं बात करूं तो इसमें चिट्ठे के जो मुख्य अवयव हैं उनको लिखा जाएगा। चिट्ठे की मुख्य मदें कौन सी है? जैसे सबसे पहले चिट्ठे में हेडिंग लगाई जाती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और फिर उसकी जो हेडिंग्स है जैसे कि शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, और उनके अंदर जो सब हेडिंग्स हैं उन्हें लिखा जाता है। इसी तरीके से असेट्स में नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स को लिखा जाता है। तो पहले कॉलम में संपत्ति और दायित्वों का नाम लिखा जाएगा। दूसरे कॉलम में पिछले वर्ष की मदों को, या आप कह सकते हैं आधार वर्ष के मूल्यों को लिखा जाएगा। तीसरे कॉलम में चालू वर्ष के मूल्यों को लिखा जाएगा। चौथे कॉलम में पिछले वर्ष और चालू वर्ष की तुलना कर वृद्धि या कमी निकाली जाएगी जिसे आप निरपेक्ष माप कहते हैं। और 5वें कॉलम में उन निरपेक्ष मूल्यों का, उन वृद्धि या कमी का आधार वर्ष के मूल्यों से प्रतिशत ज्ञात किया जाएगा। जैसा कि इसमें भी बताया गया है कि प्रथम कॉलम में इस खाने में चिट्ठे की प्रत्येक मद या अवयव का नाम लिखा जाता है। द्वितीय कॉलम में पिछले वित्तीय वर्ष की राशियां, जैसे आपको दिया गया 2017 और 2018, तो दूसरे कॉलम में 2017 के मूल्य लिखे जाएंगे, जबकि तीसरे कॉलम में चालू वर्ष यानी 2018 के मूल्य लिखे जाएंगे। चतुर्थ कॉलम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें निकाला जाएगा वृद्धि या कमी को, यानी कि चालू वर्ष की आधार वर्ष से तुलना की जाएगी और यह देखा जाएगा कि चालू वर्ष में इन मूल्यों में वृद्धि हुई या कमी हुई, जैसा कि आप तुलनात्मक आय विवरण में भी करते थे। यहां बात की जाए 5वें कॉलम में पिछले वर्ष की प्रत्येक मद की राशि की कॉलम 5 कॉलम में वृद्धि या कमी लिखी जाती है, और फिर उसकी प्रतिशत वृद्धि या कमी लिखी जाएगी, वो 5वें कॉलम में होगी। जो चौथे कॉलम में आपने वृद्धि या कमी ज्ञात की है उसे प्रतिशत के रूप में 5वें कॉलम में व्यक्त किया जाएगा। और उस प्रतिशत की गणना कैसे की जाएगी? कॉलम 4 की उक्त मद, कॉलम 4 में आपने कौन सी मद लिखी है? वृद्धि या कमी। और कॉलम 2 की उक्त मद यानी कॉलम 2 में आपने कौन सी मद लिखी है? आधार वर्ष के मूल्य या पिछले वर्ष के मूल्य, और गुणा 100 करके उसका प्रतिशत ज्ञात कर लिया जाएगा। तो यह बात है तुलनात्मक स्थिति विवरण या चिट्ठा तैयार करने के बारे में। प्रतिशत परिवर्तन के सूत्र को समझने के बाद अब एक बार तुलनात्मक
स्थिति विवरण का प्रारूप भी देख लेते हैं। इन 5 कॉलम में से तैयार किया जाएगा, जिसमें पहले कॉलम में संपत्ति एवं दायित्वों के अवयवों के नाम लिखे जाएंगे, जैसे कि नॉन करंट लायबिलिटी है, शेयर होल्डर फंड है, करंट लायबिलिटी है, असेट्स में नॉन करंट असेट्स है और करंट असेट्स है। यहां पर केवल एग्जांपल के तौर पर हमने मैन मदे ली है, इनके अंदर की सब हेडिंग्स को शामिल नहीं किया है, वो आप प्रश्न में देखेंगे। कॉलम नंबर 2 में आधार वर्ष का मूल्य या पिछले वर्ष का मूल्य लिखा जाएगा। कॉलम नंबर 3 में चालू वर्ष का मूल्य लिखा जाएगा। कॉलम नंबर 4 में 3 की 2 से तुलना करने के बाद वृद्धि या कमी को लिखा जाएगा, जबकि कॉलम नंबर 5 में उस वृद्धि या कमी का प्रतिशत निकाला जाएगा, और वो प्रतिशत किस मूल्य पर निकाला जाएगा? कॉलम नंबर 2 यानी कि पिछले वर्ष के मूल्यों पर। आइए अब इन्हें समझने के लिए, इसके अभ्यास के लिए आपकी पाठ्यपुस्तक के उदाहरण शुरू करते हैं। उदाहरण संख्या 3। 31 मार्च 2016 व 17 को समाप्त वर्ष के अंत में जे लिमिटेड का तुलन पत्र निम्नानुसार है। कंपनी के लिए तुलनात्मक तुलन पत्र बनाएंगे। अगर आप देखेंगे तो तुलन पत्र तो आपको तैयार कर दिया गया है, बैलेंस शीट पूरी आपको बनाकर दी गई है, आपको कुछ नहीं करना है। केवल आपको क्या करना है, आपको कॉलम नंबर 1 दे दिया गया है, कॉलम नंबर 2 दे दिया गया है, कॉलम नंबर 3 दे दिया गया है, आपको तो केवल कॉलम नंबर 4 और 5 बनाना है। पूरी बैलेंस शीट आपको यहां पर तैयार कर दी गई है। लेकिन एक सावधानी, अगर आप वर्षों को देखेंगे तो वो उल्टे दिए गए हैं, तो उन्हें आप सही कर लीजिएगा। 2016 के मूल्यों को पहले और 2017 के मूल्यों को बाद में लिखा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो चिट्ठा होगा वो इस तरीके से होगा। कंपैरेटिव बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016-17। यहां हमने अवयवों के नाम पहले से लिखे हुए हैं और ईयर को हमने सीधा कर लिया है। जो मूल्य दिए गए हैं 16 पहले और 17 बाद में। बाद में बात करेंगे एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज की, यानी जो सापेक्षिक परिवर्तन, निरपेक्ष परिवर्तन हुआ है वो, और फिर उसके परसेंटेज की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समता एवं दायित्व पक्ष की ओर अंश पूंजी दी गई है 15 लाख और 20 लाख। तो शेयर कैपिटल में यहां पर आप लिखेंगे 15 लाख और यहां लिखेंगे 20 लाख। इसके बाद अगर बात की जाए तो आपको दिया गया है रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख और 3 लाख। पहले वर्ष का 4 लाख और दूसरे वर्ष का 3 लाख। आगे बात की जाए तो आपको दी गई है गैर चालू देयता है, यानी नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग 6 लाख और 9 लाख। तो यहां पर आप लिखेंगे 6 लाख और यहां पर आप लिखेंगे 9 लाख। आगे देखा जाए तो करंट लायबिलिटी में दी गई हैं 2 लाख और 3 लाख मूल्य की मदें। तो यहां पर आप लिखें ट्रेड पेएबल 2 लाख और यहां पर 3 लाख। अब बात करते हैं इसके टोटल की। तो इसका जो टोटल है, योग है, वो आपको दिया गया है 27 लाख और 35 लाख। तो पहले वर्ष का मूल्य 27 लाख और दूसरे वर्ष का मूल्य 35 लाख। इसी तरीके से पहले हम संपत्तियों को भी लिख लेते हैं। जैसे प्रश्न को उतारना है, संपत्तियों में हमें नॉन करंट असेट्स में सबसे पहले दी गई हैं टेंजिबल असेट्स, जो कि 15 लाख और 20 लाख रुपए दी गई हैं। तो टेंजिबल असेट्स के सामने आप लिखेंगे 15 लाख और साथ ही साथ 20 लाख। इसके बाद अगर बात की जाए तो इंटेंजिबल असेट्स का मूल्य आपको दिया गया है 6 लाख और 9 लाख। तो यहां आप लिखेंगे 6 लाख और ये लिखेंगे 9 लाख। इसके बाद अगर बात की जाए तो करंट असेट्स में आपको स्टॉक नाम की, इन्वेंट्री नाम की जो मद दी गई है, पिछले वर्ष का मूल्य 4 लाख है, जबकि चालू वर्ष का मूल्य 3 लाख है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि पिछले वर्ष का 2 लाख और चालू वर्ष का 3 लाख रुपए मूल्य दिया गया है। अब इसका टोटल अगर आप लगाते हैं तो टोटल आता है 27 लाख और 35 लाख, जो कि प्रश्न में पहले से दिया गया है। लेकिन फिर भी आप टोटल खुद लगाएं, ताकि अगर कोई अमाउंट गलत लिखा गया होगा तो वो पकड़ में आ जाएगा। टोटल दिया गया है 27 लाख 35 लाख। अब बात करते हैं इनके परिवर्तन की। तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे शेयर कैपिटल की। पहले वर्ष में उसका मूल्य है कितना?
15 लाख और बाद में कितना हो गया 20 लाख। इसका मतलब इसमें वृद्धि हुई कितने की 5 लाख रुपयों की। आगे देखा जाए तो रिजर्व एंड सरप्लस जो कि कितना 4 लाख से 3 लाख हो गया है, तो इसमें कमी हुई है कितनी 1 लाख रुपए की। लॉन्ग टर्म बोरोविंग 6 लाख से 9 लाख, तो इसमें वृद्धि हुई है कितने रुपए की 3 लाख रुपए की। और ट्रेड पेबल 2 लाख से 1 लाख, तो इसमें वृद्धि हुई है कितने की 1 लाख रुपए की। और टोटल का अंतर आप निकालते हैं तो 8 लाख रुपए की वृद्धि आपको नजर आती है। आगे बढ़ते हैं संपत्ति पक्ष की ओर। संपत्ति में पहली मद है इंटेंजिबल एसेट्स जो कि दी गई है 15 लाख से 20 लाख, यानी कि 5 लाख रुपए की वृद्धि होती है। और इंटेंजिबल एसेट्स जो कि 6 लाख से 9 लाख, तो इसमें 3 लाख रुपए की वृद्धि होती है। उसके बाद में इन्वेंट्री नाम की मद जो कि 4 लाख से 3 लाख हो रही है, यानी कि 1 लाख रुपए की इसमें कमी है। कमी को कोष्टक में प्रदर्शित करें। साथ ही साथ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि है 2 लाख से 3 लाख, इसका मतलब इसमें 1 लाख रुपए की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। और अगर कुल की बात की जाए तो वो ही 8 लाख रुपए की यहां पर वृद्धि है 35 लाख में से 27 लाख घटाने के बाद। अब इनका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, एब्सोल्यूट चेंज यानी कि जो परिवर्तन आया उसे ऊपर और जो 2016 के मूल्य हैं उसे नीचे रखा जाएगा। यानी 5 लाख बटा 15 लाख इंटू 100। और जब आप ऐसा करते हैं तो पहला प्रतिशत निकल कर आता है 33.33%। दूसरे प्रतिशत की बात करें 1 लाख बटा 4 लाख इंटू 100, तो यह आता है 25%, लेकिन ये ऋणात्मक है। इस कारण आपको इसे क्या करना होगा, इसे आपको कोष्टक में रखना होगा। अगली बात करते हैं 3 लाख बटा 6 लाख, सीधा सीधा आता है 50%। और 1 लाख बटा 2 लाख ये भी आता है 50%। अब बात करते हैं कुल प्रतिशत की, तो 8 लाख ऊपर 27 लाख नीचे और गुणा 100 करने पर यह प्रतिशत आता है 29.63%। अब बात करते हैं संपत्ति पक्ष की ओर। संपत्ति पक्ष में परिवर्तन देखा जाए टेंजिबल एसेट्स में तो 5 लाख का है और पिछले वर्ष का जो मूल्य था वो 15 लाख था। जब आप इसका प्रतिशत निकालते हैं तो ये आता है 33.33। और कैसे निकालेंगे समझ में आ रहा होगा, 5 लाख बटा 15 लाख गुणा 100। आगे बात की जाए तो 3 लाख रुपए का परिवर्तन हुआ है इंटेंजिबल एसेट्स में, तो 50% का परिवर्तन हुआ है। यहां अगर बात की जाए तो 1 लाख रुपए की कमी हुई है 4 लाख के मूल्य पर, तो 25% जो है वो कोष्टक में रखे जाएंगे और यहां पर 50%। और इसका वो ही प्रतिशत आने वाला है क्या, 8 लाख बटा 27 लाख गुणा 100, तो ये प्रतिशत होगा 29.63%। इसी के साथ आपका उदाहरण संख्या 3 पूरा होता है। अब बात करते हैं अगले उदाहरण की, उदाहरण संख्या 4। 31 मार्च 2016 व 2017 को समाप्त वर्ष के लिए अमृत लिमिटेड का तुलन पत्र निम्नानुसार है। कंपनी के लिए तुलनात्मक तुलन पत्र बनाइए। आपको तुलन पत्र दिया गया है। फिर से ईयर्स पर जरा ध्यान दीजिएगा। ईयर आपको फिर से उल्टे दिए गए हैं तो इन्हें रिवर्स कर लीजिएगा। 2016 पहले और 2017 बाद में। बैलेंस शीट आपको बनाकर तैयार दी गई है, केवल आपको इन्हें मदों को उतारना है और आगे के 2 कॉलम जो एब्सोल्यूट चेंज और साथ ही साथ प्रतिशत के हैं वो आपको जोड़ने हैं। तो अंश पूंजी दी गई है 15 लाख से 20 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 14 लाख से 13 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोविंग 16 लाख से 19 लाख और जो चालू देयता में ट्रेड पेबल हैं वो दिए गए हैं 2 लाख से 3 लाख। इसी तरह से संपत्ति पक्ष में इंटेंजिबल एसेट्स है 15 लाख से 20 लाख, इंटेंजिबल एसेट्स है 16 लाख से 19 लाख और करंट एसेट्स में 2 मदे दे रखे, इन्वेंट्री और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी कि रहतिया रोकड़ एवं वोकड़ तुल्यांक। और अगर इनका मूल्य देखें तो 14 लाख से 13 लाख रुपए और साथ ही साथ 2 लाख से 3 लाख रुपए इनका मूल्य आता है। अब अगर इनका चिट्ठा तैयार करना है तो किस तरीके से तैयार किया जाएगा, फिर से वही ईयर को सीधा कर लेना है। तो आइए बात करते हैं शेयर कैपिटल में अगर अमाउंट देखा जाए तो 15 लाख और 20 लाख।
रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए तो वो है 14 लाख और 13 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो कि प्रश्न में दिए गए हैं 16 लाख और 19 लाख। ट्रेड पेबल जो आपको दिए गए हैं 2 लाख और 3 लाख। इसका टोटल है 47 लाख और इसका टोटल है 55 लाख। इसी तरह से संपत्ति पक्ष की मदों को भी जमाते हैं तो टेंजिबल असेट्स जो हैं वो दी गई हैं 15 लाख से 20 लाख। और इंटेंजिबल असेट्स का जो मूल्य है वो दिया गया है 16 लाख से 19 लाख। करंट असेट्स में इन्वेंट्री दिया गया है 14 लाख से 13 लाख। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मूल्य दिया गया है 2 लाख से 3 लाख। टोटल जब आप लगाते हैं तो ये आता है 47 लाख और इसका टोटल आता है आपके ये हो गया 32, 34, 52, 55 लाख। ये तो प्रश्न में दी गई मदों को हमने सिर्फ जमाया है। अगर आप गौर करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे आसान तरीका है केवल प्रश्न को यूं का यूं मैंने मदों को उतारा है। अब सॉल्यूशन का पार्ट तो अब शुरू होता है। सबसे पहले हम निकालेंगे चेंज। तो प्रथम वर्ष में आपको 15 लाख मूल्य शेयर कैपिटल का नजर आ रहा होगा, साथ ही साथ दूसरे वर्ष में आपको 20 लाख नजर आ रहा होगा। इसका मतलब यहां पर 5 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। अगला देखा जाए तो रिजर्व एंड सरप्लस का मूल्य 14 लाख से मूल्य निकल कर आता है 13 लाख। इसका मतलब 1 लाख रुपए की कमी हुई है। आगे अगर बात की जाए तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग जिनका मूल्य 16 लाख से 19 लाख हो रहा है, इसका मतलब 3 लाख रुपए की वृद्धि हो रही है। और ट्रेड पेएबल अगर देखा जाए तो 2 लाख से 3 लाख हो रहा है, इसका मतलब 1 लाख रुपए की वृद्धि हो रही है। और अगर यहां पर देखा जाए तो 8 लाख रुपए की वृद्धि हो रही है। इसी तरह से अब बात करते हैं संपत्ति पक्ष। टेंजिबल असेट्स जो है वो 15 लाख से 20 लाख हो रही है, इसका मतलब 5 लाख रुपए की वृद्धि है। इंटेंजिबल असेट 16 लाख से 19 लाख, इसका मतलब 3 लाख रुपए की वृद्धि हो रही है। इन्वेंट्री जिसका मूल्य 14 लाख से 13 लाख हो रहा है, इसका मतलब 1 लाख रुपए की कमी है। कोष्टक में रख दीजिए। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि 2 लाख से 3 लाख हो रहा है, इसका मतलब 1 लाख रुपए की वृद्धि हो रही है। और साथ ही साथ 47 लाख और 55 लाख का जो अंतर है वो आता है 8 लाख रुपए। परिवर्तन की गणना करने के बाद अब बात करते हैं प्रतिशत परिवर्तन की। प्रतिशत परिवर्तन निकालने का फिर से वही तरीका, परिवर्तन जो हुआ उसे ऊपर और आधार वर्ष का मूल्य नीचे। तो जब आप 5 लाख को ऊपर रखते हैं और 15 लाख का भाग देकर 100 से गुणा करते हैं तो ये प्रतिशत आता है 33.33%। 1 लाख ऊपर 14 लाख नीचे और गुणा 100 करने पर यह आता है 7.14 यानी 7.14%। 3 लाख बटा 16 लाख गुणा 100 और ये प्रतिशत है 18.75%। 1 लाख बटा 2 लाख गुणा 100 ये आता है 50%। और 8 लाख बटा 47 लाख गुणा 100 ये आता है 17.02%। इसी तरीके से अब संपत्ति पक्ष की बात करते हैं। संपत्ति पक्ष में वो ही 33.33%। 3 लाख बटा 16 लाख गुणा 100 ये वही होगा 18.75%।
1 लाख बटा 14 लाख गुणा 100 ये होगा 7.14% से ऋणात्मक रखें, और 1 लाख बटा 2 लाख ये 50% की गणना में आएगा। साथ ही साथ 8 लाख बटा 47 लाख गुणा 100 करने पर 17.02%। उदाहरण संख्या 4 को पूरा करने के बाद अब तुलन पत्र का और अभ्यास करने के लिए आपके पाठ्य पुस्तक में सेल्फ असेसमेंट का एक प्रश्न दिया हुआ है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। 31 मार्च 2016 व 2017 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र से ओमेगा केमिकल लिमिटेड का तुलनात्मक तुलन पत्र बनाइए, यानी कि आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट तैयार करनी है, जिसके डाटा हैं समता एवं देयता यानी इक्विटी एंड लायबिलिटीज में अंश पूंजी दे रखी है जो कि 10 से 5 लाख। वर्ष जो दिए गए हैं वो रिवर्स करके दिए गए हैं, तो उन्हें आप सीधे कर लीजिएगा तुलनात्मक अध्ययन के लिए। रिजर्व एंड सरप्लस जो कि आरक्षित एवं अधिशेष कहा जाता है 2 लाख से 3 लाख। उसके बाद में गैर चालू देयता यानी नॉन करंट लायबिलिटी दी गई है आपको 8 लाख से 5 लाख, और व्यापारिक देय आपको दिए गए हैं 4 लाख से 2 लाख। संपत्तियों की अगर बात की जाए तो मूर्त परिसंपत्तियां 14 लाख से 8 लाख, अमूर्त परिसंपत्तियां 3 लाख से 2 लाख, रहतिया 5 से 4 लाख, और साथ ही साथ रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांक का मूल्य दिया गया है 2 लाख से 1 लाख। अगर इसकी कंपैरेटिव बैलेंस शीट की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, एक तो आपको वर्ष को सीधा करना है, दूसरी बात यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि जो वैल्यू दी गई है वो लाखों में दी गई है, तो प्रश्न को हल करते समय भी इस तरह से आप लिख दें तो प्रश्न जिस तरह वैल्यूज में दिया गया है उन्हीं वैल्यूज में आप उसे तैयार कर सकते हैं। ऐसा करने से प्रश्न आपको आसान रहेगा क्योंकि संख्याएं बहुत संक्षिप्त रूप में दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लायबिलिटी साइड की, और शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल की वैल्यू अगर देखी जाए तो वो दी गई है 10 लाख से 5 लाख, तो यहां पर 10 और यहां पर 5। रिजर्व एंड सरप्लस की अगर बात की जाए तो वो दिया गया है 2 से 3 लाख, तो यहां पर 2 और यहां पर 3। इसके बाद में आपको दिया गया है लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो कि 8 लाख से 5 लाख है, तो यहां पर 8 और यहां पर 5। इसके बाद में ट्रेड पेएबल आपको दिए गए हैं 4 लाख से 2 लाख, तो यहां पर लिख दीजिएगा 4 और यहां पर 2। साथ ही साथ टोटल लगाकर देख लें तो ये टोटल आ रहा है 24 जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, और ये टोटल आ रहा है 15। इसी तरीके से अब बात करते हैं संपत्ति की मदों की। संपत्ति की मदों में अगर देखा जाए तो आपको दी गई है मूर्त संपत्तियां 14 लाख से 8 लाख, तो यहां पर 14 और यहां पर 8। इसी के साथ साथ अगर अमूर्त संपत्तियां देखी जाए तो वो दी गई हैं 3 से 2 लाख। इसके अलावा इन्वेंट्री की अगर बात की जाए यानी रहतिया जो कि दिया गया है 5 लाख से 4 लाख, और साथ ही साथ आपको दिया गया है रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांक जो कि 2 लाख से 1 लाख। इसका योग लगाने पर इसका योग आपके आता है 24 और 15। योग आप स्वयं लगाएं और बाद में प्रश्न में जाकर टैली कर लें ताकि अगर कोई डाटा आपने गलत उतारा होगा तो वो पकड़ में आ जाएगा। अब बात करते हैं इनके परिवर्तन की। तो यहां पर 10 लाख से 5 लाख, इसका मतलब 5 लाख की कमी हो रही है। यहां पर 1 लाख की वृद्धि है, यहां पर 3 लाख की कमी है, यहां पर 2 लाख की कमी है, और कुल में 9 लाख की कमी है जो कि यूं भी टैली हो जाएगा और ऐसे भी टैली हो रहा है क्योंकि ऋणात्मक जो वैल्यूज हैं वो है 10 लाख और धनात्मक है 1, तो बचा 9 लाख। संपत्ति पक्ष की ओर देखा जाए तो 6 लाख की कमी है, 1 लाख की कमी है, 1 लाख की इसमें भी कमी है, और 1 लाख की यहां पर भी कमी है, और कुल में 9 लाख की कमी है जो कि यूं और यूं दोनों तरीके से आप इसे जांच सकते हैं।
परसेंटेज में जैसा कि आपको बताया गया है कि संबंधित मद का संबंधित मद पर ही प्रतिशत निकाला जाएगा। यानी इसमें अगर बात की जाए शेयर कैपिटल में 5 लाख रुपए का परिवर्तन हुआ है तो प्रथम वर्ष का जो शेयर कैपिटल का मूल्य है उसी पर उसका प्रतिशत निकाला जाएगा। यानी 5 लाख का प्रतिशत निकाला जाएगा 10 लाख पर, तो यहां पर प्रतिशत परिवर्तन होगा 50% जो कि ऋणात्मक है, यहां पर भी 50% जो कि धनात्मक है, और यहां पर जो प्रतिशत परिवर्तन है 3 लाख 8 लाख का 37.5% होता है। आगे बात की जाए तो 2 लाख का प्रतिशत निकाला जाएगा प्रथम वर्ष के मूल्य 4 लाख पर, तो ये आता है 50% जो कि ऋणात्मक होगा, और कुल प्रतिशत निकाला जाएगा 9 लाख का 24 लाख पर जो आता है 37.5% जो कि ऋणात्मक होगा। इसी तरीके से संपत्तियों की बात अगर करें तो 6 लाख का प्रतिशत निकाला जाएगा किस पर, 14 लाख पर, क्योंकि प्रथम वर्ष का मूल्य टेंजिबल असेट्स का 14 लाख ही दिया गया है। 6 लाख का जब आप 14 लाख पर प्रतिशत निकालते हैं तो ये दशमलव में आता है 42.85 कुछ, लेकिन इसे लिखा जाएगा 42.86। अब बात करते हैं 1 लाख का प्रतिशत जब 3 पर निकालते हैं तो ये आता है 33.33, और ये सभी ऋणात्मक हैं क्योंकि कमी ही दर्शाई जा रही है। 1 लाख का प्रतिशत जब 5 लाख पर निकालते हैं तो ये आता है 20% जो कि ऋणात्मक है, और ये आता है 50%, और कुल प्रतिशत है 37.5 ऋणात्मक। यूं योग नहीं, यूं 9 लाख बटा 24 लाख गुणा 100। इसी के साथ आपका ये प्रश्न भी पूरा होता है, और साथ ही साथ तुलनात्मक चिट्ठा किस तरीके से तैयार किया जाता है ये आपको इन उदाहरणों को देखकर समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में बात करेंगे वित्तीय विश्लेषण की नेक्स्ट तकनीक का। तब तक के लिए धन्यवाद।